हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने आरआरबी पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक वाइज मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा रहा हूँ और मैंने ये सभी टॉपिक जो ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हमारा चल रहा था डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में हमने फर्स्ट लेक्चर कर लिया था और उसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी थी कि आप किस तरह से बार को कन्वर्ट कर सकते हो एक पीवाईक्यू के फॉर्म में। इसके अलावा हमने सीखा था कि भाग विधि क्या होती है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, रूट टू का स्क्वायर रूट 8 अंकों तक एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। उसे जरूर देखना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसको मैंने मेंशन किया है, तो करीब 1700 क्वेश्चन मैंने करवा दिए और इन्हें मैं 5000 तक डेफिनेटली लेके जाऊंगा जैसे ये वाली सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अब रही बात यूपी रेडियो ऑपरेटर को मेंशन करने की, तो देखो इसको मेंशन करने का केवल एक रीजन है, फिजिक्स। आपने देखा होगा कि आपका एक और एग्जाम है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। तो जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पेपर है आप देखोगे उसमें कि यूपी रेडियो ऑपरेटर और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के पेपर में दोनों में ही बहुत सी चीजें सेम लिखेंगी आपको। जैसे कि अगर आप देखते हो इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप देखते हो मैग्नेटिक, अगर आप देखते हो सेमीकंडक्टर चिप वगैरह, अगर आप देखते हो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस वगैरह, तो वो सब चीजें यूपी रेडियो ऑपरेटर में भी हैं। इसके अलावा वो सब चीजें टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भी है। तो अगर आपने ये वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो देख लेना, आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। अब रही बात इनकी, तो देखो किसी भी एग्जाम को करने के लिए ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनमें भी अगर आप रेलवे का एग्जाम कर रहे हो तो आपको यहाँ के मैथ या रीजनिंग इन दोनों का बेसिक बनाने के लिए, अपना बेस बनाने के लिए आपको 3 साल के पेपर करना जरूरी है, 2016, 2018 और 2019। आप इन 3 साल के जब क्वेश्चन करोगे तभी आपका बेस स्टेब्लिश हो जाएगा, आप बेस बना लोगे। उसके बाद आप आगे के क्वेश्चन करना तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, वरना आप डायरेक्ट अगर उन क्वेश्चंस पर जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको छोटी छोटी चीजों में दिक्कत आने वाली है। तो आप ये प्ले लिस्ट को कमजोर मत समझना, इसे जरूर देखना और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन लगाना रेलवे का, आपसे डेफिनेटली बन जाएगा, ये मेरा आपको भरोसा है। ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपसे पूछा 5/12 को किसी संख्या से गुणा किया जाए कि प्रतिफल 25/3 प्राप्त हो जाए। अब देखो इन्होंने क्या किया, जो 5/12 है आपके पास में, अपने पास है 5/12, इसको किसी संख्या से हमने गुणा किया है और गुणा करने के बाद जो इसका आंसर है 25/3 होना चाहिए। तो इसमें आप किस चीज का गुणा करोगे, तो सामने से नजर आ रहा है, आप इसे क्या करोगे, 1 से इसे 5 से कैंसिल करोगे, 5 टाइम इसे 1 से करोगे और ये आ जाएगा 4 टाइम। तो एक्स की वैल्यू आपके पास में क्या निकल कर आ जाएगी, 20। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको कई बार बोला है, फिर से बोल रहा हूं, तो मैथ में जैसा सवाल बोले लाइन टू लाइन आपको उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, अगर आपको एक संख्या बोली है तो आप एक संख्या एक्स मानो, है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में एक जोड़ा जाता है तो उत्तर इतना प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या होगा, अब देखो इन्होंने बोला धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में, तो धनात्मक भिन्न हम मान लेते हैं एक्स है और उसका वर्गमूल रूट एक्स हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, एक जोड़ दिया, तो एक जोड़ने के बाद जो उत्तर आ रहा है वो कितना है, 3 सही 1/4, ये वैल्यू निकली। अब आपको इसका करना होगा क्या बोलते हैं, डिवाइड। अब देखो यहाँ पर इसे आप कैसे लिखोगे, 1+2+1/4, इसे आप कैसे लिख सकते हो, 1+2 सही 1/4 ये लिख सकते हो। बराबर में आपके क्या है, √x+1। तो आप इसकी तुलना करोगे तो √x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास में आ जाएगी 2 सही 1/4। इसे आप कैसे लिखोगे, इसे आप लिख सकते हो 9/4। आपको यहाँ पर अब क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है x की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो आप यहाँ पर करोगे x² x बराबर आपका यहाँ पर आ जाएगा 81/16। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 16×5 = 80। तो 5 सही 1/16। आंसर क्या आ जाएगा, 5 सही 1/16, ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है वह भिन्न संख्या क्या है जिसे 3/4 से घटाने पर उत्तर इतना आता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने भिन्न संख्या पूछी, भिन्न संख्या आप मान लीजिए कि कोई एक्स है भिन्न संख्या। यहाँ पर आप क्या करोगे, 3/4 आपको दिया है, माइनस आप करोगे एक्स और इक्वल टू में आपका आंसर आना चाहिए 2/5। ठीक है, ये वैल्यू आपको चाहिए तो आप इसे सॉल्व कर लेना। तो एक्स बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3/4 माइनस 2/5। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, नीचे आ जाएगा 20 और यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास में आ जाएगा 15 -8। तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 7/20। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, 7/20, ऑप्शन बी। ओके। अब देखो आपसे ये चीज पूछी गई है, 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग आपको निकालना है। मैंने आपको बताया था स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो देखो क्या होती है प्लेस वैल्यू, जैसे आपको कोई संख्या दी है ना, 2 4 6 9 1 8 5 4, इस तरह से आपको कोई संख्या दी है और यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, ये होती है इकाई। इकाई मतलब यूनिट, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसी तरह से यहाँ पर चलता है, यूनिट होता है इसे 100 बोल देते हैं, टेंस बोल देते हैं, इसे 100 बोल देते हैं, इसे 1000, इसे 10,000, फिर लाख और फिर 10 लाख, फिर इसे करोड़ बोल देते हैं। तो इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए इसका स्थानीय मान, तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, अगर आपसे इसका स्थानीय मान पूछा तो आपको लिखना है 4। उसके बाद जितनी भी संख्याएं 4 के
दाई तरफ है उतने आपको जीरो लिखना है। तो कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो इंटू 10⁻6 ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसके स्थानीय मान की बात करते हो, स्थानीय मान को ही हम एक और चीज बोल देते हैं, स्थानीय मान को ही हम बोल देते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, याद रखना, प्लेस वैल्यू। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 5, और 5 के दाईं ओर कितने अंक है, केवल एक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 10 की घात 1 का गुणा कर दोगे। ये होता है स्थानीय मान। अब आपसे यहाँ पर ये वाली वैल्यू पूछे तो आप सबसे पहले 6/8 को कन्वर्ट करोगे किसमें, दशमलव के फॉर्म में। तो इसे आप लिख सकते हो 3/4, और यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.75। ठीक है, इसके बाद आपको एक और वैल्यू दी गई है 6/25। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.24। ठीक है, अब ये दो वैल्यू आई। अगर आप इसके स्थानीय मान की बात करते हो, इसके प्लेस वैल्यू की अगर आप बात करते हो, तो वो आपके पास में क्या निकलेगी 5, और इसके बाद इंटू 10⁻⁻2 ये वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर अगर आप इसके स्थानीय मान की बात करते हो तो 4 × 10⁻², और आपसे पूछा क्या गया है, स्थानीय मान का योग आपको निकालना है। तो योग के लिए आप क्या करोगे, एडिशन के लिए या समीशन क्या हो जाएगा इसका, 4 + 5, और दोनों में 10 की घात -2 था तो हमने वो कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा 9/100। ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास में है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ये होता है स्थानीय मान। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है एक्स और वाई दो दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। ठीक है, क्रमशः 4.51 और 2.48 के रूप में लिखे जाते हैं। एक्स प्लस वाई का मान की ऊपरी सीमा क्या है, ऊपरी सीमा जस्ट आगे वाला आपको निकालना है। ऊपरी सीमा का मतलब क्या होता है, जैसे आपको दिया है 4.8, तो इसकी जो अपर लिमिट होती है, अपर लिमिट, ठीक है, तो जो अपर लिमिट होगी वो होगी 5। और यहाँ पर अगर आप बात करते हो लोअर लिमिट की, कौन सी लोअर लिमिट की अगर आप बात करते हो तो वो होगी 4। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ देखनी है। आपसे क्या बोला गया, एक्स प्लस वाई की ऊपरी सीमा, तो आपको दिया गया है एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू आपको दी गई है 4.51, और वाई की वैल्यू आपको दी है 2.48। इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 99.6। अब इसकी अगर हम अपर लिमिट की बात करते हैं तो क्या होनी चाहिए, अपर लिमिट मतलब ऊपरी सीमा क्या हो जाएगी 7। और अगर हम लोअर लिमिट की बात करते हैं, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 6, तो अपर लिमिट कितनी है, ये है 7। ठीक है, यही होगा आपका आंसर। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे यहाँ पर पूछा गया यदि x 5 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक इतना है तो x का अंतराल क्या होगा, आपको ये चीज निकालनी है। देखो सबसे पहले हमें क्या देखते हैं, जैसे हमें अंतराल की बात की जाए, अगर आपको कोई संख्या दी है 0.52 मान लीजिए, ठीक है, तो अगर इसका आप अंतराल देखो तो ये क्या होगा 0.6 और 0.5 दोनों के बीच में होगा। ठीक है, अगर आप दूसरा अंतराल देखो तो 0.4 और 0.9 के बीच में भी होगा। अगर आप तीसरा अंतराल अंतराल देखो तो 0.51 और 0.53 के बीच में भी होगा। तो आप इनमें से कौन सा चूज करोगे, अंतराल ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सबसे सही आंसर जो होगा ये वाला होगा। ये वाले नहीं होंगे, क्योंकि इनका अंतराल कैसा लेना है आपको, जो भी अंतराल होता है मतलब इंटरवल होता है, इंटरवल वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्मॉल मतलब स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो इसलिए ये वाला सही रहेगा। ये वाला अंतराल, ये दोनों अंतराल गलत हो जाएंगे। ठीक है, वही अप्रोच हमें इस वाले क्वेश्चन में लगानी है। तो सबसे नजदीक की वैल्यू हमें लेनी होती है कि सबसे ज्यादा नजदीक की वैल्यू कौन है। तो चलो हम लेते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पर दिया है 0.08, 1 मिनट, आपको दिया गया 0.800000, ये वैल्यू आपको दी है। तो आपको यहाँ पर भी सबसे नजदीक वैल्यू लेनी है और यहाँ पर भी सबसे नजदीक वैल्यू लेनी है। अब यहाँ आप देख रहे हो ये है 10 की घात -5, तो अगर इसके अगल बगल में आप 10 की घात -5 वाली वैल्यू लोगे तो ज्यादा नजदीक होने के चांसेस हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर 10 की घात -5 है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ 10 की घात -5 है। यहाँ अब आपके पास 10 की घात -6 मिल गया, तो ये ज्यादा नजदीक हो सकता है। यहाँ पर आपको 10 की घात -6 मिल गया, ये ज्यादा नजदीक हो सकता है। अब लेकिन आपने ये वाली वैल्यू देखी सी, जैसे ही आप देख रहे हो तो ये वाली वैल्यू ज्यादा नजदीक है किस चीज के, 0.8 के। तो 0.8 के ये वाली वैल्यू ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो 0.799999 और 5, क्योंकि ये 0.8 के सबसे ज्यादा करीब की वैल्यू है। वहीं अगर आप इसे लोगे तो ये भी 0.8 के सबसे ज्यादा करीब की वैल्यू हो जाएगी 10 की घात, ये भी कितनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये भी है। तो ये सबसे ज्यादा करीब हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 0.800005। आपको सबसे नजदीक की वैल्यू लेनी होती है, ये चीज आपको याद रखना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरवल सबसे छोटा होना चाहिए। जो इंटरवल सबसे छोटा होगा और उस इंटरवल में ये वाली वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है मतलब उपस्थित होती है, तो आप उसी चीज को आंसर लगा दोगे। ठीक है, अब आप देखो तो जो इंटरवल है ना इन दोनों का अंतर
सबसे छोटा है सी वाले में। अगर इन दोनों के अंतर की आप बात करोगे तो सबसे कम मिलेगा, और 0.8 इन दोनों के बीच में मौजूद है, इसलिए आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। आपसे पूछा गया ये वाला सेम चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए होमवर्क है, इसे आप कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सबसे नजदीक वाला देखना है कि सबसे नजदीक कौन सी वैल्यू, 10 की घात -5 है। ठीक है, तो इनमें से कोई वैल्यू हो जाएगी, या तो ये हो जाएगी या ये हो जाएगी। मतलब ये दोनों तो नहीं होने वाले, क्योंकि हमने इस वाले डिजिट से ही चेक कर लिया। अब यहाँ पर देखो आप, तो कौन सी ज्यादा नजदीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये वाली वैल्यू ज्यादा नजदीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाली वैल्यू दूर है। ठीक है, 90 पीछे है ये वाली वैल्यू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स का न्यूनतम मान जो इतने को एक पूर्णांक बनाता है, पूर्णांक बनाने के लिए एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। अब देखो, अगर आप पूर्णांक बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर वैल्यू क्या दी है, 65/x-14। अगर आप पूर्णांक बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, या तो 65/13 बना लीजिए तो आप पूर्णांक बना लोगे, या फिर आप 65 अपॉन, ये अभी पॉजिटिव वाले पूर्णांक की मैं बात कर रहा हूँ ना, नेगेटिव वाला भी बनेगा, या फिर आप 65/5 बना लीजिए, तब भी आप पूर्णांक बना लोगे। और सेम चीज आप माइनस में भी कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो, अगर 65/-13 बना लो, या 65/-5 बना लो, ये भी बनाओगे तब भी पूर्णांक बन जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या वैल्यूज दी गई हैं, आपको यहाँ पर माइनस वाली और प्लस वाली दोनों वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर माइनस रखते हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहाँ देखोगे 65/-1 -14। अगर एक्स बराबर आप -1 रखते हो तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 65 माइनस का अपॉन, यहाँ से आ जाएगी 15, माइनस का 15। तो क्या ये पूर्णांक बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 रखेंगे, तो x बराबर अगर आप 1 रखोगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 65/1 -14 बराबर क्या आ जाएगा, 65 माइनस का अपॉन 13, तो ये क्या बना, -5। तो ये क्या है, ये चीज बन गई है पूर्णांक। अब यहाँ से तो ये चीज पूर्णांक बन गई। ठीक है, लेकिन आपसे क्या बोला गया है, न्यूनतम संख्या। अब यहाँ पर एक और चीज आप देखोगे कि x की वैल्यू आप अब रखकर देखोगे -51। अगर आप x की वैल्यू -51 रखते हो तो क्या होगा, 65/51 प्लस 14। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, -65/-65, यहाँ से वैल्यू +65, यहाँ से वैल्यू आया -1। तो आप यहाँ देख रहे होगे न्यूनतम वैल्यू आपको चूज करनी है, तो -51 हमेशा छोटा होता है -1 से। आंसर क्या होना चाहिए था, -1, लेकिन अब आंसर क्या हो जाएगा, -51। ठीक है, -1 नहीं होगा आंसर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये केवल इसीलिए आपको बताया कि आपको ये संख्या रेखा तो बनानी आती है, ये जीरो होता है, यहाँ पर पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है सभी, और यहाँ पर होती है सभी माइनस वाली वैल्यू। ठीक है, जितने आप दूर जाते जाते हो वो वैल्यू उतनी ज्यादा कम होती जाती है। जैसे -51 छोटा होगा -1 से, -2 छोटा होगा -1 से, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि -1 हमेशा छोटा होता है जीरो से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, यदि 17 × 29 बराबर इतना है तो 170 × 0.029 कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 17 × 29 इक्वल टू आपको दिया है 493। अब आपको क्या पूछा है, 170 और 0.2। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 10 का गुणा किया है, और इस वाले डिजिट में आपने 10 की घात 3 का भाग किया है, यही चीज है। तो यहाँ पर भी आप सेम चीज करोगे, यहाँ आप 10 का गुणा करोगे और यहाँ 10 की घात 3 का भाग करोगे। यहाँ से वैल्यू आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, 4.93। क्या आ जाएगा आंसर, 4.93, ऑप्शन बी। इसी तरह से आपको करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे पूछा है, नीचे दी गई चार भिन्नों में से कौन सी भिन्न 7/12 से बड़ी होगी लेकिन 11/16 से छोटी होगी। आपको ये चीज निकालनी है। तो अब देखो, यहाँ पर आपको एक वैल्यू दी है 7/12 और दूसरी वैल्यू दी है 11/16। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको भिन्न चेक करनी होती है, आपको देखना है 7/12 से बड़ी, तो आप क्या करोगे, 1/2 का पहले आप मल्टीप्लाई यहाँ पर करके देखोगे। ये दिया है 1/2, इसका इधर मल्टीप्लाई करना होता है इधर, तो यहाँ पर आ रहा है 14 और यहाँ पर आ रहा है 12। तो यहाँ पर 7/12 क्या है, ये बड़ी निकली। ठीक है, और आपको चाहिए क्या है, इस ये छोटी निकलनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है 7/12, इसको हम देखेंगे। 7/12 को हम चेक करते हैं 5/8 से, तो यहाँ क्या होगा, 8×7 = 56, और यह क्या होगा, 12×5 = 60। तो ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी निकली। ठीक है, अब हमें देखना है क्या ये वाली वैल्यू छोटी भी है, तो हम क्या करेंगे, 5/8 को देखेंगे 11 और 16 से। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16×5 = 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 88। तो ये क्या हो जाएगी, 11/16 इससे बड़ी है। तो आपके पास में कौन सी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू। ऑप्शन बी ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया कि आपकी जो 11/16 है वो बड़ा है 5/8 से। और यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि जो 5/8 है
वो बड़ा है 7/12 से। मैं ये कौन सा मेथड लगा रहा हूँ, ये मैंने कैसे चेक किया, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, तो आपको वैसे ही करना है। ठीक है, जब एग्जाम में आएगा तो आप बस डायरेक्ट करोगे। आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखोगे 12 का गुणा एक बार, यहाँ से देखोगे 14, डायरेक्ट देखोगे। ठीक है, तो आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपसे पूछा गया है, यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो उसका मान 10/11 हो जाता है, और अगर 4 घटाया जाता है तो उसका मान 3/4 हो जाता है। उस भिन्न संख्या का मान आपको निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो भिन्न संख्या है, हम क्या मान लेते हैं कि जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, जो भिन्न संख्या वो कितनी है, एक्स अपॉन वाई। अब इन्होंने अपन से क्या बोला है, x+3 किया और y+3 किया, तो जो वैल्यू निकल कर आई वही 10/11। सेकेंड चीज उन्होंने बोली है x-4 और y-4 किया, तो जो वैल्यू हमारे पास में निकल कर आई है वो आई है 3/4। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास निकल कर आई। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, 11x धन 33 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 10y धन 30। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 11x माइनस 10y और धन 3, ये वाली वैल्यू बनी इक्वल टू में 0। अब सेकंड चीज, आप इस वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या निकालोगे आप, 4x-16 बराबर 3y-12। इसके बाद 4x-3y, और यहाँ पर आप करोगे तो आ जाएगा आपका -4 बराबर 0। इतनी वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल कर आएगी। अब देखो, यहाँ का दो मेथड होते हैं, कई मेथड होते हैं। एक तो प्रतिस्थापन विधि का भी आप उपयोग कर सकते हो, गुणनखंड विधि का भी उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा तिर्यक गुणनखंड वाली एक विधि होती है, उसे भी आप इस्तेमाल करते हो। तो मुझे लगता है अगर आपको आती है तिर्यक गुणनखंड वाली विधि, तो वो सबसे ज्यादा अच्छी विधि होती है बाकी सभी विधियों के मुकाबले। ये एक प्रतिस्थापन, फिर डिपेंड करता है इक्वेशन पर भी, लेकिन अगर इस तरह की इक्वेशन बने तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप तिर्यक गुणनखंड विधि को सीख लीजिए, वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है। उसमें आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे 11x माइनस 10y प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर आप लिखोगे 4x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करोगे, x y और 1 अपॉन, ये वैल्यू आपको लिख लेनी। अब देखो, x के नीचे आप क्या लिखोगे, इनका आपस में आप गुणा करोगे, इनका और इनका। तो क्या आ जाएगा, 10 गुणे 4 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 40, दोनों माइनस इसलिए पॉजिटिव ही आएगा। फिर यहाँ पर लगाओगे माइनस, फिर यहाँ पर देखोगे आप -3 और 3 का गुणा तो आएगा -9, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका गुणा करेंगे। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे। तो हमने पहले किया इसका गुणा, तो इधर पर आ जाएगा 12, और फिर इसका गुणा किया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा +56, 44 है ना, एक मिनट, 44 होगा यहाँ पर, टोटल होकर 56 आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में आप डायरेक्ट टोटल करके ही निकालना। ठीक है ना, आप इसे बार बार मत लिखना, केवल आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ये कर दिया। अब आता है आपके पास में तीसरा, तो तीसरे के लिए आप क्या करोगे, चलो तीसरे के लिए ये वाला कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई आपने किया और इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तीसरे के लिए, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर आपके पास में आएगा -33 और यहाँ से आ जाएगा -40। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आप बड़ी आसानी से x की वैल्यू निकाल पा रहे हो। ठीक है, अब ये पूरा हो गया। यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 49/7, और y बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 56/7। तो x की वैल्यू आएगी 8 और y की वैल्यू आएगी 7। तो यहाँ से x अपॉन वाई आपका निकल कर आ जाएगा 8/7। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? उल्टा लिख दिया मैंने, ये 7 होगा और ये 8 होगा। वैसे सही कर देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, x की वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी 7, x की वैल्यू आएगी 7 और y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहां से आपका x अपॉन वाई कितना आ जाएगा, 7/8। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अगर आपको मेथड आता है तो बहुत अच्छा मेथड है, इंपॉर्टेंट है। आप इस वाले मेथड को सीख लेना, बहुत ज्यादा आसानी से आप इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। वहां गुणा करना, घटाना, फिर उसके बाद x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट करना, इन सब में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो देख रहे हो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं 40 लिख रहा हूँ, +9 लिख रहा हूँ। मैं डायरेक्ट लिखता सीधा 49 लिखता, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता सीधा 56 लिखता, ना एक्स लिखता ना वाई। अगर एग्जाम में करता तो सीधा मैं 49 लिख लेता और सीधा 56 लिख लेता। उसके बाद में तीसरा वाला करता, तीसरा वाला निकालता, 33 - 40, अपने पास में 7 आ रहा है तो डायरेक्ट मैं 7 से डिवाइड दे देता, डायरेक्ट करता, ये 8 आ जाता, 7 आ जाता, और फिर आगे मैं करता ही नहीं, 7/8 मेरा आंसर हो जाता डायरेक्ट। ठीक है, तो इसी तरह से आप करना, एग्जाम में जल्दी होगा। अगला आपसे पूछा है, जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है तो मान इतना प्राप्त होता है। मूल भिन्न आपको निकाला। अब देखो, धनात्मक भिन्न संख्या है और उसके वर्ग में आपने 2 जोड़ दिया, तो हम धनात्मक भिन्न संख्या मान लेते हैं x है। ठीक है, इसके वर्ग में आपको 2 जोड़ना है, तो x² + 2 हमने मान लिया, और इक्वल टू में इसका मान कितना हो जाएगा, 4 + 1/4।
4 ये वैल्यू निकली। अब हम इसे वैसे ही करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपको दिया है, तो आप यहाँ पर कर लो 4 दूनी 8 1 9/4 इसे लिख लोगे और प्लस 2 लिख लोगे। तो 2 से 2 आप यहाँ कैंसिल कर सकते हो और एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3/2। प्लस और माइनस दोनों में आएगी, लेकिन हम यहाँ पर प्लस में लेंगे क्योंकि हमें सभी ऑप्शन प्लस में दिए हुए हैं। और आप इसे ही कैसे लिख सकते हो, 1 सही 1/2। आंसर क्या आ जाएगा, 1 सही 1/2, मतलब कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी संख्या का इतना है, संख्या कितनी होगी आपको ये चीज निकालना है। तो किसी संख्या का इतना इतना है, मतलब कि हमने माना कि एक जो हमारी संख्या है वो है एक्स। तो अगर एक्स आपकी कोई संख्या है और उसका 5/12 कितना है, 3/4, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसे 3 से आप कैंसिल कर देना, तो एक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, 9/5। आंसर क्या आ जाएगा, 9/5। इसे आप और क्या लिख सकते हो, एक सही 4/5। ठीक है, तो एक सही 4/5, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीन भिन्न संख्याओं का योग 5 है, उनमें से एक इतनी है, जबकि अन्य दो के बीच अंतर इतना है। तीनों भिन्नों में से सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है। अब देखो, तीन भिन्न संख्याओं का योग आपको दिया गया है 5 है, तो हम तीन भिन्न संख्या कोई भी मान लेते हैं, जैसे एक्स वाई और जेड, ये हमने मान लिया 5। उनमें से एक संख्या एक सही 1/2 है, तो हम इस वाली संख्या को मान लेते हैं कि ये वाली है, ये कितनी है, 3/2 है। ठीक है, अन्य दो के बीच का अंतर आपको दिया गया है 3/4, मतलब कि वाई माइनस जेड आपको 3/4 दिया है। तो यहां से आप y प्लस जेड आसानी से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, 5 - 3/2। तो जो ये वाली वैल्यू आएगी y प्लस जेड, ये कितनी आ जाएगी, 10 - 3, तो ये आ जाएगा 7/2। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब इस तरह की इक्वेशन दी हो, x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो आपको एक बार दोनों को जोड़कर आधा कर देना है और एक बार दोनों को घटाकर आधा करना है। इसी तरह से हमने नाव में बहुत सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। तो जब हम जोड़कर आधा करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। जोड़कर आधा करने पर क्या होगा, यहाँ पर 14 3 17, 17/8 आ जाएगा आपका, 17/8, ये आ गई आपकी बाई की वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद आपको जेड की वैल्यू निकालनी है, तो घटाकर आपको आधा करना है। घटाओगे आप यहाँ से तो कैसा आ जाएगा, आप इसे करोगे 7/2 माइनस, हाँ 7/2 माइनस 3/4, इसे आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, आप यहाँ देखोगे 14 में से 3 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 11, तो 11/4। और यहाँ पर 2 का हमें भाग भी देना था, तो हमने 2 का भाग दे दिया, यहाँ से वैल्यू आई है 11/8। अब आप देख रहे हो y बराबर आ रहा है 17/8 और z बराबर आ रहा है 11/8। जब भी इस तरह की कोई वैल्यू आती है तो आपको ये चीज याद रखना है कि अगर हर समान है, अगर इसके न्यूमिनेटर समान है, तो आप देखोगे कि अंश को, अगर अंश बड़ा है तो वही संख्या बड़ी हो जाएगी, अगर हर बड़ा है तो वही संख्या बड़ी हो जाएगी। अब जैसे यहाँ अगर आप देखते हो तो जो आपका हर है, हर कैसा है, हर है समान, तो संख्या कौन सी बड़ी होगी, अंश। अंश जिसका बड़ा होगा वही संख्या भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, बाई का हर बड़ा है, तो बाई का हर बड़ा है मतलब कि 17/8 बड़ी होगी 11/8 से। आप वैसे भी निकाल सकते हो, 8 का गुणा 17 में करो और 8 का गुणा 11 में करो, तो आप देखोगे 17 11 से बड़ी है। और ये ऐसे ही आया भी है, जैसे हम क्या करते थे, 17/8 करते थे और 11/8 करते थे। बड़ा देखने के लिए हम क्या करते, हम 17 × 8 करते थे और 11 × 8 कर लेते थे, तो यहाँ से ये वाली संख्या बड़ी आती कैसे, ये कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब हर कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास केवल अंश ही बचता है, तो अंश मतलब जो अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। इस तरह से हम निकालते हैं, ये है मेन चीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, 17/8। 17/8 को आप लिख सकते हो 2 सही 1/8, ऑप्शन डी। कैसे लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो आप, 2 सही 1/8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है 1/5 माइनस 2/2√3 का विभाजक ज्ञात कीजिए। आपको इसका विभाजक ज्ञात करना है। विभाजक मतलब आपको इसका परिमेयकरण निकालना है। देखो अब यहाँ पर आ गया 1/5 माइनस 2√3, इसमें इंटू करो आप किसका, 5 प्लस 2√3 का, और इसमें डिवाइड भी करो 5 प्लस 2√3 का। अब यहाँ से वैल्यू आप निकालोगे 5 प्लस 2√3, और यहाँ पर ये बन जाएगा स्क्वायर, किस चीज का, 5 का स्क्वायर माइनस 2 × √3 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर क्या वैल्यू लिख सकते हो, 5 प्लस 2 × √3 अपॉन में आप लिख सकते हो 25, और माइनस यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 और 3, तो 4 त्रिक 12, यहाँ से आ जाएगा 12। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2√3 बटे यहाँ पर आ जाएगा 13, तो 5 प्लस 2√3 अपॉन 13 आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा, यदि इतना लंबाई के एक छड़ को इतने लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो कुल कितनी छड़ बनेगी, आपको ये चीज बतानी है। तो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दी गई है टोटल नंबर ऑफ रॉड, है ना, टोटल नंबर ऑफ रॉड कितनी होगी, टोटल लेंथ मतलब कुल लंबाई, और अपॉन में आप क्या लिखोगे, अपॉन में आप लिखोगे एक टुकड़े की लंबाई, मतलब
लेंथ ऑफ पर पीस, ठीक है। लेंथ ऑफ पर पीस आपको लिखना है। तो आप देखो यहाँ पर टोटल लंबाई आपको दी है 208 सही 4/5, और एक पीस की दी है 23 सही 1/5। आप इसे करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1040, 1040 धन 4 आ जाएगा 1044। और यहाँ पर अगर आप देखते हो आगे, तो यहाँ पर आएगा 23, 23 पंचे 115 और एक 116, ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। इसको आपको डिवाइड दे देना है, कितने बार में चला जाएगा ये चला जाएगा 9 टाइम में, ठीक है ना। क्योंकि 16 नंबर 144 होते हैं। मैंने आपको इस तरह के डिवाइड करना भी बताया था, अगर आपको ध्यान हो। मैंने आपसे क्या बोला था, आप देखोगे 1044, अगर आपको ये चीज दी है तो 116। आप सबसे पहले देखोगे कि 16 है, अगर यहाँ ऊपर 4 है यहाँ 3 है, तो आप देखोगे कि 16 का ऐसा कौन सा गुणनखंड है जिसमें कि 44 आता है। तो आपने देखा कि 9 में आता है, तो 144। अब अगर आपने 144 में 16 का भाग दे दिया, तो अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपके पास में बचा है केवल 100, 1000 है ना। हाँ, 900 बचा है, तो आपने केवल 900 में कितने का भाग दोगे, 100 का। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो आप देख लोगे कि वही आंसर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था, आप ऐसे ही करोगे, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके। किसी भी संख्या को आप करके देख लो, इसी तरह से करोगे। आप जो देखते हो ना, जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं बड़े टीचर होते भी हैं, तो अगर आप देखोगे तो वो इसी तरह से जल्दी से कर देते हैं, तो आपको ये ट्रिक अपनानी होगी। ओके। आपसे पूछा गया 56 सही 1/5 की लंबाई की स्टील रॉड से 20 सही 3/26 लंबाई की रॉड में काटा जाता है, तो स्टील रॉड की कितनी लंबाई होगी। सिंपल, आपको यहाँ पर माइनस कर देनी है वैल्यू। अब देखो कैसे करेंगे इसे। जैसे आपको वैल्यू दी है 56 सही 1/5, इसे आप कैसे लिख सकते हो, 281 लिख लोगे, 280 धन 1/5। और सेकंड आपको दिया 20 सही 3/26, तो इसे आप कैसे लिख दोगे, 52 और 3 23, तो हो जाएगा 523/26। आपको इनका डिफरेंस निकाल लेना है, मतलब अंतर निकालना है। 281/5 माइनस 523/26, तो यहाँ से आप एलसीएम देख रहे हो 130 आ जाएगा। 26 का आप इसमें करोगे तो 6, 26 से कम 26, फिर अट्ठे तो 0, फिर आ जाएगा 3 और फिर 7। ठीक है, और यहाँ पर आप माइनस करोगे तो ये तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है कि क्या होगा। यहाँ पर आ जाएगा 25, 26 और 115, तो यहाँ आ जाएगा 26, 15। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आएगी। इसको आपको माइनस करना है, तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 6 में से 5 जाएंगी तो 1 आएगा, फिर 10 में से 1 जाएगी तो आपके पास में 9 आ जाएगा, उसके बाद में 12 में से 6 जाएगी तो 6 आ जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 4, है ना, 46 91 अपॉन में आएगा 130। इसे आपने डिवाइड किया तो सबसे पहले 130 390, तो 3 बार में चला जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा तो आ जाएगा 11/130। तो 36 सही 11/130, ये वाली वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो, तो उसके भार का 5/7 कितना होगा। आपको इसे निकालने, किसी ईंट के भार का, कोई ईंट है, इसके भार को हमने मान लिया x, तो अगर किसी ईंट के भार का 3/4 कितना है, 7/8 है, ये चीज आपने देख ली। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे ईंट की, ये x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 7/6। तो उसके भार का 5/7 कितना होगा, बहुत आसान है। तो x का कितना निकालना है आपको, 5/7, मतलब कि 7/6 गुणे 5/7, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/6। आंसर क्या आ जाएगा, 5/6, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा तपस, अभी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग, और शेष अभी को प्राप्त हुआ। तो अभी को कितना भाग प्राप्त हुआ, आपको ये चीज निकालनी है। तो अब देखो यहाँ पर टोटल आपके पास में कोई भी संख्या 1 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक वैल्यू दिया आपको 1/2, एक वैल्यू दिया 1/3। तो हम क्या करेंगे, इनका जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, इसे हम सेम बनाएंगे, 6 बना लेंगे। 6 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर हम करेंगे 3 का गुणा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/6, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2/3। अब देखो 6 में से आपने कितना घटा दिया, 3 धन 2, तो आपके पास में कितना बचा, 1/6। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/6, ऑप्शन बी। इसी तरह से आपको निकालने हैं। ओके, चलिए अगला, क्योंकि टोटल था, टोटल ये था 6, है ना, टोटल था 6, टोटल पार्ट था 6। इसके बाद आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो तपस है, तपस, तपस के पास 3 आया, और उसके बाद आया है ऋषि, तो ऋषि है, ऋषि के पास आया है 2। तो आपने यहां से निकाल लिया कि इसके पास कितना आएगा, 1 आएगा। कौन था आखिर तीसरा, अभी, है ना, अभी के पास 1 आएगा। इस तरह से मैंने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी भिन्न के अंश और हर का योग इतना है, अंश और हर में क्रमशः 3 और 9 जोड़ने पर
भिन्न का मान इतना हो जाता है, मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल आपको निकालना है। देखो कोई भिन्न है हमारे पास में, ये है, इसकी भिन्न को हम क्या मानेंगे, x अपॉन वाई, हमने कोई भिन्न मान ली। अब उन्होंने बोला है योग 13 है, तो आपने क्या किया, x प्लस वाई बराबर आपको दिया गया है कि वो 13 है, एक इक्वेशन ही बनी। अंश और हर में क्रमशः 3 और 9 जोड़ने पर, तो अंश में आपने क्या किया, 3 जोड़ा और हर में आपने 9 जोड़ा। तो ये जोड़ने पर जो भिन्न है वो बनी है 2/3। इस चीज को आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 9, यहाँ से आ जाएगा 2y प्लस 18, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे 3x माइनस 2y बराबर आपके पास में आएगा 9। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, वैसे ही करोगे जैसा हमने आपको पहले बताया था। कैसे करोगे आप, 3x माइनस 2y माइनस 9, आपको ये चीज दी है। दूसरा आपको दिया है x प्लस वाई माइनस 13, ये चीज दी है। तो x की जगह पर आप सबसे पहले ये लिखोगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। तो 13 दूनी 26, दोनों माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 इक्वल टू में आप लिखोगे y, फिर आप इसका करोगे -9 और -1 का, तो यहाँ से आ जाएगा -9, फिर माइनस माइनस प्लस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 39। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो। इसके बाद इक्वल टू में आपको करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 1/3 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो आप यहाँ से क्या करोगे, प्लस करोगे और प्लस करने के बाद ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, हाँ 2। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, x की वैल्यू आप आसानी से निकाल रहे हो कि यहाँ पर आ रही है 35/5, और y की वैल्यू आप आसानी से निकाल रहे हो कि आ रही है 30/5। तो x की वैल्यू आपके पास में 7 आई, y की वैल्यू आपके पास में 6 आई। तो x अपॉन वाई, x इंटू वाई आपको निकालना है, तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा, 7 × 6, मतलब कि आपका आंसर आ जाएगा 42। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। और ये वाला जो मेथड है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सीख लेना। मैंने बताया है कि ये कैसे करना है। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस देखे हैं, अभी इसी लेक्चर में बताया मैंने किसी क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट कि आप ये कैसे निकालते हो। ये बहुत अच्छा मेथड है, इसे आप सॉल्व करना, इससे डायरेक्ट आंसर आता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा पांचवें दोस्त को मिला। तो मैंने आपको क्या बताया, जो टोटल केक होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने इस तरह के क्वेश्चन कई बार करवाए हैं। जो टोटल केक होता है वो होता है एलसीएम। किस चीज का एलसीएम, 8, 6, 12 और 12 का। तो अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 2 की घात 3 इंटू 3, मतलब कि आपका एलसीएम आ जाएगा 24। ये मैंने कैसे निकाला है, 2 की घात 3 आप ये जानते हो, मैंने एलसीएम एचसीएफ में आपको बताया था। सबसे पहली संख्या आपके पास में है 8, तो 8 आप लिखोगे 2 की घात 3 के फॉर्म में। फिर 6 है, 6 आपको कैसे मिलेगा, 2 × 3 से। तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, 3 आपको लिख लेना। फिर इसको आप लिखोगे तो ये कितना मिलेगा, 4 × 3। तो 4 × 3 ऑलरेडी है, तो आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखोगे, बस यही चीज मैंने यहाँ पर कर दी और आपका आंसर है क्या, 24। जो टोटल केक है वो है 24। पहले वाले को कितना मिला, पहले वाले को आपको मिला है 1 × 3। ठीक है, दूसरे वाले की अगर आप बात करते हैं तो उसे भी मिला है 1 × 4। फिर आता है तीसरा, तो तीसरे वाले को कितना मिला, तो 12 दूनी 24, तो 2 × 5। फिर चौथा वाला आया तो चौथे वाले को कितना मिला है, 2 × 1। अब यहाँ पर अगर आप टोटल देखो तो केक कितना बांटा जा चुका है, तो 4, 4 3 7, 7 10 17, 17 2 19। तो 19 केक का हिस्सा बांटा जा चुका है, 19 बांटा जा चुका है। आपके पास में शेष आपको निकालना है, कितना बचा हुआ है, तो 24 - 19/24। यहाँ से वैल्यू आप क्या निकल कर आ जाएगी, 5/24। तो 5/24 केक है जो पांचवें दोस्त को मिला होगा, वही बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक टेनिस खिलाड़ी द्वारा खेले गए 27 मैचों में से 18 जीता गया है। जीते गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। आपको ये निकालनी है। अब देखो, टेनिस खिलाड़ी द्वारा खेले गए 27 में से 18 जीते गए। अगर आप टोटल मैच की बात करो, टोटल, फिर इसके बाद में आप देखो विन कितने हैं, और इसके बाद में आप देखो लॉस कितने। तो अगर आप टोटल की बात करो तो टोटल है 27। इसके बाद 18 जीते गए हैं तो 18 है विन, और हारे कितने गए हैं, 9। तो आपसे पूछा क्या गया है, जीते गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे, इसका मतलब आपको लिखना है 18/27। इसे आप कैसे लिखोगे, अब इसे लिखोगे आप 9/2/3 आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या आएगा, 0.66666, इस तरह से आप लिखोगे। और इससे ही हम लिख सकते हैं 0.667। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, 0.667, इस तरह से। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया, सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 जीते, हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में लिखो। पिछला ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको पिछले में ही बताया था कि ये टोटल था, ये विन था, और ये है यहाँ पर लॉस। टोटल आपने खेले हैं 27, जीते हैं 18 और हारे हैं 9। इस बार हारे वाले के फॉर्म में लिखना है तो 9/27 आप कर दो। 9/27 करने के बाद 1/3 कर दो, और इसे आप क्या लिख सकते हो,
0.33333333 इस तरह से आप लिख सकते हो। अब देखो, एक तो आपको 0.333 ही दिया जा सकता है, या फिर आपको एक दूसरा ऑप्शन दिया जा सकता है 0.3 का बार, या फिर आपको एक तीसरा ऑप्शन दिया जा सकता है क्या, 3/9। ये वाला ऑप्शन भी दिया जा सकता है, ठीक है ना? तो इस तरह के 3 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। बार हटाने के लिए हम इस तरह से करते थे। तो ये वाला भी आंसर है आपका, ये वाला भी आंसर है आपका, और ये वाला भी आंसर है आपका। वहीं अगर हम पीछे जाते हैं, तो पीछे वाला ये था अपने पास, तो अपन इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.6 बार इस तरह से लिखते हैं। और इसे हम कैसे लिख देते हैं, वही 6/9। तो ये भी आंसर आपका सही है, और ये भी आंसर आपका सही है, मतलब ये भी आंसर है आपका, और ये वाली वैल्यू जो आप देख रहे हो ये भी आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोनों आंसर लिखे हुए दिए जा सकते हैं। कभी हो सकता है आपको इस तरह के फॉर्म में दिया जाए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे 0.26 पर बार लगा हुआ है, तो आप इसे क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 26/99। जैसे आप 0.2 और 6 पर बार लगा हुआ है, तो आप इसे क्या लिखोगे, 24/90। इस तरह से फिर आप इसे और भी सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 12 और 45। और भी सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 4 और 15, ठीक है। तो इसे आप 4 और 15 भी लिख सकते हो। तो ये किस तरह से होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है पिछला लेक्चर, तो देख लेना, आप समझ जाओगे कि हम बार को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आप यहाँ देख रहे हो कि दशमलव भिन्नों की मैंने जितनी भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या रेलवे में पूछे गए हैं, वो सब मैंने आपको करवा दिए। अब देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन इनमें पूछे जाते हैं कि आप बार को कन्वर्ट कैसे करोगे, इसके अलावा भिन्न 4 जोड़ दिया 8 घटा दिया कैसे करोगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में हमने सीखा है एक्स और वाई के वैल्यू निकालने की एक तीसरी विधि। और आपने देखा है, अगर आपको वो विधि आ जाती है, तो बहुत ही आसानी से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे, कोई भी इक्वेशन आपको दी हो, ठीक है। तो उस मेथड को आप जरूर सीखना। बाकी मेथड आप सीखो या नहीं सीखो, कि आप गुणा करते हो फिर आप बाद में उसे माइनस या जोड़कर एक की वैल्यू निकालते हो, फिर प्रतिस्थापन विधि लगाते हो, या फिर एक और काम आप करते हो, डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि लगाते हो, तो उन सब में टाइम लगता है। लेकिन जो मेथड मैंने आज आपको करके दिखाया त्रिय गुणनखंड की वजह से, तो उसमें आपने देखा होगा कोई भी टाइम नहीं लगता। तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने आज सीखी है। ओके, तो चलिए, आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते